संदेश झूठ से हटके। झारखंड में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के साथ राहुल गांधी के करिश्मे से बीजेपी आउट नजर आ रही है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ में विभाजन रेखा खींचने, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। कुछ और कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन झारखंड में फिर भी मोदी और शाह बौने नजर आ रहे हैं। झारखंड से वरिष्ठतम पत्रकार फैसल अनुराग जी जुड़ रहे हैं। मैं फैसल अनुराग जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ कुछ मेहमान और जुड़ेंगे, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। फैसल जी, 13 तारीख को मतदान हो जाएगा पहले चरण का। आज ये झारखंड का चुनाव, झारखंड की जनता का मूड क्या है, किस मुकाम पे खड़ा है, आज तक क्या स्थिति है, पहले ये सर। बड़ा कठिन सवाल आपने पूछा है। जनता के मूड से चुनावी फैसले शायद भारत में होना अब कम हो गया। बावजूद इसके झारखंड में जो दृश्य देखा जा रहा है, चुनावी सभाओं के माध्यम से, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से या छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, उससे यह कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत दिलचस्प दौर में। और भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश की थी, वो कोशिश अभी तक परवान चढ़ती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी की सबसे बड़ी नाकामयाबी यही है कि उसके पास झारखंड के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं। उन्होंने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया है, वो दरअसल हेमंत सोरेन के एजेंडे की ही एक बहुत ही भद्दी कार्बन कॉपी है। ऐसी स्थिति में भाजपा के नेताओं के पास सिर्फ दो ही मुद्दे हैं: कांग्रेस को गाली देना, जेएमएम को गाली देना और घुसपैठियों की चर्चा करना। झारखंड एक बड़ा ही शांति प्रिय राज्य रहा है और झारखंड के आदिवासी मूलवासी आमतौर पर बहुत मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें मुसलमान, जब मूलवासी बोल रहे हैं तो उसमें मुसलमान शामिल हैं। लेकिन जो झारखंड में एक राजनीति चलती है वो है बहिरागत बनाम झारखंडी मूलवासियों की। तो ये बहिरागतों के तेवर को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कैश करने के लिए जिस तरह आमादा है, उससे जान पड़ता है कि वो एक कमजोर पिच पर खेल रही। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम मुख्यमंत्रियों, केंद्र के अधिकांश मंत्रियों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको उतार दिया। प्रधानमंत्री अगर अभी देखा जाए तो पिछले चंद दिनों में रांची में अपनी तीसरा रोड शो करने जा रहे हैं, जो कल होने वाला। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के एक प्रधानमंत्री के पास कितना समय है, जो एक शहर में ही पिछले 6 महीने के भीतर तीसरा रोड शो कर रहा हो। लोकसभा के चुनाव से लेकर अगर अभी तक देखा जाए तो ये तीसरी बार उनका रोड शो होगा। तो ऐसी स्थिति में कल्पना की जा सकती है या सोचा जा सकता है या इतना माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी तक पूरा भरोसा नहीं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि रोजगार का जो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, उस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है, इससे सब लोग वाकिफ हैं। इसके साथ ही जिस ढंग से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में हमले हो रहे हैं, उसे भी झारखंड की जनता देख रही। झारखंड की जनता 2014 से लेकर 2019 तक के भारतीय जनता पार्टी के उस शासनकाल को नहीं भूल पाई है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों पर देशद्रोह के, आदिवासियों पर देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। उनकी जमीन छीनने के लिए जो 2 काश्तकारी अधिनियम है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, उसमें बदलाव के प्रयास किए गए थे। जनता ने अपने आंदोलनों से उसको रोका था। उसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी आंदोलनों पर और कई लोग शहीद हुए थे। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही
थी, वो चाह रही थी कि लोग इन सारी बातों को भूल जाएं और वो घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को अपना दुश्मन मान लें। भारतीय जनता पार्टी की ट्रेजेडी यही है कि उसके पास कभी कोई पॉजिटिव ढंग से जनता के बीच जाने का मुद्दा अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पिछले 10 साल के 10 साल के शासनकाल में जब से मोदी आए, उनके पास जो एजेंडा है वो या तो 70 साल पुराना है या 700 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है, लेकिन भविष्य का कोई सपना वो लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं। क्योंकि 10 साल की जो आर्थिक विफलता है केंद्र सरकार की, वो विफलता जनता को अब हॉन्ट करने लगी है। जनता बहुत परेशान है और इस परेशानी में जनता के लिए घुसपैठियों का सवाल उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि जनता जब घुसपैठियों की आप चर्चा करते हैं तो झारखंड में तो दीकू मानने की परंपरा रही है कि बाहर के लोगों को दीकू माना जाता है। तो जो लोग भी घुसपैठ की बात कर रहे हैं वो सारे लोग तो बाहर से आके कर रहे हैं। वो न तो झारखंड की संस्कृति को समझते हैं, न वहां के समाज को समझते हैं, न वहां की परंपरा को समझते हैं, न वहां के सहिया कल्चर को समझते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे उनके राज्य हैं जहां विभाजनकारी नीतियां चल जाती हैं, वही नीतियां झारखंड में भी चल जाएंगी। तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है उसमें आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी भी कोई ऐसा किलिंग इंस्टिंक्ट वाला मुद्दा नहीं है जिससे वो फेंस पर बैठे हुए या जो दूसरे पक्ष के वोटर हैं उनको अपनी तरफ कर ले। अब उनका पूरा जोर इस बात पर है कि जो बहुत सारे निर्दलीय और छोटे छोटे दलों के उम्मीदवार खड़े हैं वो अधिक से अधिक वोट काट लें, ताकि जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसका वोट कम हो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो दोधारी तलवार है जो निर्दलीय और छोटे दल खड़े हुए हैं, वो वोट दोनों ही समूहों के काटेंगे। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो बहुकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है यह तो 13 और 20 को ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के आने के बाद एक बात साफ हुई है कि राहुल गांधी फिर से संविधान, जाति जनगणना, आरक्षण और रोजगार के सवाल को लेकर खड़े हैं और वो एक पॉजिटिव नोट पर सामने आए हैं और इस बात को बार बार अपनी सभाओं में दोहरा रहे हैं कि जो संविधान की रक्षा का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और झारखंड में आदिवासियों के लिए संविधान दो अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान को अंबेडकर जी के साथ साथ जिन लोगों ने बनाया था उसमें जयपाल सिंह मुंडा भी एक बड़े पर्सनालिटी थे, जिनके कारण 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल की नींव रखी गई थी संविधान के भीतर, जो 5th शेड्यूल झारखंड में लागू है। तो झारखंड के इतने बड़े आदिवासी नेता का भी उसमें योगदान है, तो उनका एक स्वाभाविक ही अपना एक रिश्ता इस संविधान से बनता है और वो बड़ा ही भावनात्मक रिश्ता झारखंडियों का संविधान के साथ है। तो इस राहुल गांधी के इस प्रचार में अब संविधान को जिस ढंग से महाराष्ट्र में रेड बूथ बताकर सबको नक्सली बताने की कोशिश की जा रही है, तो ये खामियाजा तो झारखंड के लोग भोग चुके हैं 2014 से 2019 के बीच में, जब खूंटी के सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज किए गए थे। हेमंत सोरेन ने अपने कल परसों की सभा में इस चीज का उल्लेख किया है कि किस ढंग से हजारों लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मामले भाजपा की सरकार ने दर्ज कराए थे और उसमें से कई लोगों पर वो मामले अब भी चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग अपने उस अतीत को, उस दमन चक्र को नहीं भूल पाए हैं। इसके साथ साथ ही झारखंडियों को एक भविष्य का सपना चाहिए, उनको एक झारखंडी पहचान, झारखंडी अस्मिता, झारखंडी संस्कृति वाली सरकार चाहिए जो सहिया कल्चर पर यकीन करता हो, जो मेल जोल के कल्चर पर यकीन करता हो और उस परंपरा पर यकीन करता हो। यह देने में तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं है, यह साफ जाहिर हो रहा। जी अच्छा, ये राहुल गांधी का आपने जिक्र किया। राहुल गांधी की 2 दिन में 4 जनसभाएं हुई हैं, अगर मैं सही हूं, हो सकता है कुछ ज्यादा भी हुई हो, 4 तो मैंने देखी हैं। और जमशेदपुर में थी, आज धनबाद में थी, कल भी 2 उनकी सभाएं थी, सिमडेगा और लोहरदगा में। हाँ, लोहरदगा में जी। तो हर जगह वो एक मुद्दा प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, वो है जाति जनगणना का, और दूसरा है संविधान की रक्षा का,
कि संविधान को वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि संविधान से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, इसका मूल्य नहीं समझती है, और हम ये जाति जनगणना तो पास कराकर ही रहेंगे। मतलब चैलेंज है एक तरीके से राहुल गांधी का, हम संसद में जातिगत जनगणना पास कराएंगे। और इसके साथ आदिवासियों के उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उसका पूरे ओवरऑल इम्पैक्ट झारखंड की सभी सीटों पर झारखंड में किस तरह से पड़ रहा है और क्या उसका अंतर दिखाई देगा 13 तारीख को? जी देखिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें दो मुद्दों का असर झारखंड पर बहुत जबरदस्त पड़ेगा। एक संविधान की रक्षा का मुद्दा और दूसरा आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा। 28% आदिवासियों के लिए आरक्षण, 20% पिछड़ों के लिए और 15% दलितों के लिए। यह जो आरक्षण है ये 50% से अधिक की दीवार वाला आरक्षण। यह आरक्षण को लेकर विधानसभा में हेमंत सोरेन ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन उसको राज्यपाल ने वापस लौटा दिया। ऐसी स्थिति में यह एक बड़ी लड़ाई झारखंड में है और संविधान जाति जनगणना का जो असर है वो पिछड़ी जाति के लोगों पर बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है झारखंड के भीतर ही, क्योंकि झारखंड में भी बहुत तरह से हिस्सेदारी का जो सवाल है, माने प्रशासकीय हिस्सेदारी का, शासकीय हिस्सेदारी का जो सवाल है उसमें बहुत सारी वंचना है, बहुत सारे लोग पीछे छूट गए। वो आगे आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राज्य चलाने में, देश चलाने में उनकी भी भूमिका तय की जाए और उनको जिन अधिकारों से वंचित किया गया है वो अधिकार उनको दिया जाए। और राहुल गांधी इस नब्ज को छू रहे हैं जो बड़ा ही संवेदनशील नब्ज है और मेरी समझ से इसका असर निश्चित ही पड़ने वाला है झारखंड के चुनाव। मोदी जी के नए भारत में आज चुनाव से कुछ ही दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के रांची स्थित आवास पर और कुछ और मतलब 9 जगहों पर, जमशेदपुर भी जिसमें है, कुछ और जगह रांची है, छापेमारी हुई। तो ये क्या संभावित हार की बौखलाहट है या सामान्य कार्रवाई है? चुनाव में क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? तो ये फायदा मिले या नहीं मिले, डर तो पैदा वो जरूर करने में कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के राजनेता हैं वो डरें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा डर की राजनीति करती है, उसका मुद्दा चला नहीं, उसका एजेंडा कोई खड़ा नहीं हुआ झारखंड में चुनाव में उसको जिताने लाए। तो अब उनकी कोशिश, माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और राहुल गांधी मतलब डर जाएंगे? कोई डर उनमें पैदा हो जाएगा? नहीं, डर तो पैदा नहीं होगा। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि आज ही हेमंत सोरेन ने इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी प्रतिक्रिया प्रकारांतर से दी। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत महीन पॉकेट मारी हैं और तरीके से वो पॉकेट मारी करते हैं और आपकी सारी चीजें लेकर चले जाते हैं। उनका इशारा इन्हीं चीजों पर। दरअसल झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है 2019 में, तब से भारतीय जनता पार्टी इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर पाई है कि उसको कोई सत्ता से बेदखल भी झारखंड में कर सकता। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर जो गठबंधन बनाया था 2019 में, उसने लगभग 48-49 सीटें जीत ली थी और सत्ता में वो बहुत आसानी से आ गए थे। जिस दिन हेमंत सोरेन शपथ ले रहे थे उसके दूसरे दिन से ही यह बयानबाजी शुरू हो गई थी, ये 6 महीने की सरकार है, फिर 6 महीने के बाद 8 महीने की सरकार है। तब तक कोरोना आ गया, कोरोना के बीतते ही फिर से विभिन्न तरह के मुद्दे खोजे जाने लगे। फिर ईडी आ गई, ईडी ने तरह तरह से लोगों को परेशान करना हेमंत सोरेन के लोगों के साथ शुरू किया। फिर हेमंत सोरेन पर ईडी आई, फिर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद एक हेमंत सोरेन ने अपने सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन 5 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने यह कोशिश करने की कोशिश की, जिसको बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वीकार भी किया कि वो चंपई सोरेन के साथ किस ढंग से संपर्क में थे। कोशिश यह थी कि पूरी सरकार गिरा दी जाए
और उसका एक बड़ी संख्या में विधायकों को भाजपा में चुनाव से पहले ही मिला लिया गया। यह तो संयोग था कि हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और यह खबर लीक हो गई, और इस खबर के लीक होते ही हेमंत सोरेन ने 2 दिनों के अंदर चंपई सोरेन को सत्ता से हटने को कहा और खुद मुख्यमंत्री बने। यह बात सिर्फ उन्होंने अकेले नहीं की, इसके लिए उनको कांग्रेस ने और उनके गठबंधन के दूसरे दलों ने और जो निर्दलीय उनको समर्थन दे रहे थे, खासतौर माले के विधायक ने, तमाम लोगों ने उन पर दबाव डाला था। तो कुल मिलाकर उनकी राजनीति चल रही थी। फिर अभी आपने देखा कि उनके एक मंत्री के यहाँ अभी ईडी ने चुनाव शुरू होते ही रेड किया, मिथिलेश ठाकुर के यहाँ। उसमें क्या पाया गया, कितनी राशि मिली, इसको कुछ नहीं बताया गया। और अब कुछ नहीं मिला तो जो बची हुई एक एजेंसी थी आईटी, इनकम टैक्स, उसने आज रेड कर दिया। अब इस रेड का कोई बहुत असर पड़ेगा नहीं, लेकिन वो यही माहौल बनाने की कोशिश में है कि हेमंत सोरेन के साथ जो लोग हैं वो बहुत बेईमान लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और इन भ्रष्ट और बेईमान लोगों की सरकार को दोबारा सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। ये वो मैसेज जनता में देना चाहते हैं। लेकिन जनता इसको दूसरे ढंग से भी परसीव करना चाहती है कि चुनाव के बीच में जिस ढंग से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह एक अन्याय है और यह बदले की कार्रवाई है, और यह चुनाव की बौखलाहट है। नहीं, मैंने चुनावी मैदान में बहुत दृढ़ता नहीं देखने की बौखलाहट दिखाई है। यह बात भी जनता समझ रही है। आज की जनता, सोशल मीडिया ने जनता को जागरूक बनाया है, और उस जागरूकता के का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा खड़ा किया गया घुसपैठिये का, वो घुसपैठिये का एजेंडा अभी तक बहुत असर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कल्पना सोरेन की सभाओं में जिस ढंग से भीड़ उमड़ रही है, वो तो सारा रिकॉर्ड तोड़ दी है। हेमंत सोरेन का रिकॉर्ड टूट गया। इवन राहुल गांधी की सभाओं से बड़ी सभा कल्पना सोरेन की हो रही है। इसका कुछ तो संकेत है कि आखिर कल्पना सोरेन जैसी एक 6 महीना पुरानी नेत्री को देखने के लिए इतना उन्माद लोगों में क्यों है, इतनी भीड़ क्यों उमड़ कर आ रही। और वो जो बात कहती हैं वो दिल को टच करने वाली बात करती हैं। वो घरेलू महिला की तरह बातचीत के अंदाज में भाषण करती हैं। उनके भाषण में नेताओं वाली चालाकी नहीं है। वो एक सीधा साधा बयान देती हैं जो आपके रोजमर्रे की जिंदगी के सवालों से जुड़ी हुई है, और इसका असर लोगों पर पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलती है, जो कनेक्ट आज तक प्रियंका गांधी में दिखाई देता था, जिस तरीके से वो कनेक्ट करती थी पब्लिक को, लोगों को और समर्थकों को, वो कनेक्ट अब प्रियंका गांधी के बाद कल्पना सोरेन में दिखाई देता है। जिस तरह वो भीड़ में जाकर घुल मिल जाती हैं, महिलाओं से बात करती हैं, और झारखंड में ऐसी मैंने महिला जो निर्णायक है बहुत सारी सीटों पर, तो ऐसी कौन कौन सी सीटें हैं, मतलब कौन सी क्या कितनी सीटें करीब हैं जिसमें महिला ही निर्णायक है, और इनकी जो मैया योजना है उसने क्या कदर काट रखा है? जी देखिए, मैया योजना लगभग 53 लाख महिलाओं को मिल रहा है पूरे झारखंड में, और इसका असर पूरे झारखंड पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निरंतर एक प्रचार चल रहा है कि वो जब सरकार में आएंगे तो गोगो दीदी योजना चलाएंगे, जिसमें वो 2100 रुपया लोगों को देंगे। दूसरी ओर मैया योजना की राशि 1 दिसंबर से हेमंत सोरेन ने घोषणा कर रखी है, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके, कि वो 2500 रुपये हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यह एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है जो लोग अपने ढंग से इसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन चूंकि 1000 रुपया लोगों के अकाउंट में गया है, कल्पना सोरेन ने उसको लेकर यात्रा की है, तो लोगों का ज्यादा विश्वास मेरी समझ से महिलाओं का अभी भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ है। क्योंकि मैया योजना ने झारखंड के गांवों में एक एक घर की में 2-2, 3-3 हजार जो रुपये गए हैं, उससे स्थितियां थोड़ी प्रभावित हुई हैं। लोगों की जिंदगी में थोड़ा बेहतरी फील हुई है, क्योंकि जो बहुत ही दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, और महिलाएं भी जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, उनके अकाउंट में अभी तक 3000 रुपया जा चुका है 3 महीने में। तो ये 3000 रुपया बहुत मामूली राशि बहुत लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन गांव में एक महिला के लिए यह एक बड़ी राशि है। इस स्थिति में लड़ाई सिर्फ मैया योजना के साथ, मैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो चुनाव में एक बड़ी भूमिका के तौर पर दिखाई पड़ रही है यह योजना। जी, और जो कनेक्ट है वो बड़ा लाजवाब है।
अच्छा, ये मैं कल्पना, सलीम, देखिए चुनाव में हार जीत तो अपनी जगह होगी, लेकिन कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के भविष्य के रूप में उभर कर सामने आ गई। अभी तक शिबू सोरेन के बाद इतना लोकप्रिय नेता, जिसके पीछे भीड़ उमड़ आए, वो कल्पना सोरेन ही है। मेरी समझ से कल्पना सोरेन चुनावी हार जीत तो अपनी जगह है, एक बड़ी नेता के रूप में उभर कर आई हैं और विश्वसनीय नेता के रूप में उभर कर आई हैं, और वो सीमित सब माने सीमित ढंग से अपनी बात को बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में बिल्कुल नए तरीके से जनता के बीच रख रही हैं, जिसका असर लोगों पर हो रहा है। एक सच्चाई लगता है जनता को कि बहुत लंबे समय के बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसी महिला मंच पर खड़ी है जो बोल रही है, उसमें एक सच्चाई है। ये एक बहुत बड़ी थाती कल्पना सोरेन की है, और अगर इसको वो बचा कर रखेंगी तो झारखंड के भविष्य की वो बहुत बड़ी नेता बनने वाली है। जी, निश्चित तौर पर उनमें पोटेंशियल है, और जिस तरह से वो खड़ी हुई है, जो जिस मजबूती के साथ हेमंत के जेल जाने के बाद वो खड़ी हुई, और उस मुसीबत में उन्होंने पूरा पार्टी को संभाले रखा, लगातार उन्होंने जनसंपर्क भी बनाए रखा, और विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी वो मिलती जुलती रही। बहुत सारे उन्होंने जो परिचय दिया है, उनके हौसले की दाद तो बनती है। ऐसी ऐसी महिलाएं जो हैं वो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि राजनीति में होनी चाहिए। राजनीति में दबंग महिलाओं का होना और प्रभावशाली महिलाओं का होना, और जो दूसरे के दुख दर्द को समझ सके, उस मतलब आप गुड़ ना दे तो गुड़ जैसी बात तो कर दें। एक कहावत है कि भाई गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात तो कर दो, मीठी बात तो कर दो, किसी से दो बोल सांत्वना के तो बोल लो। पता चला आप 7 घूंगड़ों वाला मुखड़ा हो गए हैं। जैसे हमारे प्रधान सेवक जी हैं, वो 7 लेयर सिक्योरिटी की चलती हैं, उनके साथ में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उनका कोई कनेक्ट तो है नहीं। बीजेपी के किस नेता का क्या कनेक्ट है, दिखाई नहीं देता है। वो आते हैं, मंच पर भाषण देते हैं, आग उगलते हैं और चले जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी कमी है भारतीय जनता पार्टी में, जबकि उनका काडर बहुत मजबूत है, उनके पास पन्ना प्रमुख तक है, और वो लगातार मतलब जितने भी चुनाव से पहले की एक्सरसाइज और बाद की एक्सरसाइज होती है पार्टी को जिताने के लिए, वो सब कार्यकर्ता निरपेक्ष भाव से करते रहते हैं। चाहे वो वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जुड़वाना हो, घटवाना हो, या बाकी के मतलब जो सेटिंग्स हो, उनमें वो बहुत परफेक्ट है। तो मैं सर एक सवाल ले लेता हूं। देखिए, अरविंद त्यागी जी ने कहा था कि सर मुसलमानों का डर दिखा रही है, लेकिन काम ईडी और सीबीआई से करवा रही है, और ईवीएम को मत भूलो, वो कह रहे हैं। वो तो भाई साहब फैसल जी ने पहले ही कहा कि ईवीएम को नहीं भूलते हैं। हाँ सर, जो सवाल है वो मैं पहले ले लेता हूं, इनका एक सवाल लेता हूं, एक थोड़ी देर बाद लूंगा। आज बीजेपी के सपोर्टर आंख मूंद कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देश की बर्बादी में इनका भी बहुत योगदान है। जब उनके बच्चे बड़े होकर पूछेंगे कि देश बर्बाद करने वालों का साथ आपने क्यों दिया, तो वो क्या कहेंगे? ये एक इन्होंने बड़ी बात कही है। ये तो उनकी टिप्पणी है, मैं इससे सहमत हूं उनकी इस टिप्पणी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जवाब क्या देंगे? हाँ, वो सवाल नहीं है, वो टिप्पणी करते हैं और फिर उसको ही वो सवाल मानते हैं। तो सलीम साहब, आपकी टिप्पणी पढ़ दी है और आप वो सहमत हैं। सर, एक चीज इन्होंने लिखी है कि जीत का आधार 27 सीटें हैं आदिवासी बहुल। 28 सीटें हैं वो। 28 सीटें हैं। तो सलीम साहब करेक्ट कर लीजिए, 28 सीटें हैं। वो कह रहे हैं कि फैसल जी से पूछे इन सीटों पर किसका पलड़ा भारी है। इस पर तो इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। मैं पिछली बार भाजपा को इन 28 सीटों में 2 सीटें मिली थी, इस बार भी 2-3 से ज्यादा सीटें उनको नहीं मिलने जा रही। बहुत से बहुत होगा तो 1 सीट बढ़ सकती है उनकी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आदिवासियों का की पूरा समर्थन जो है इस समय वो जल जंगल जमीन और संविधान के साथ है, और इसकी अगुवाई इंडिया गठबंधन कर रहा है। सर, अब बीजेपी के कुछ सवालों पर आता हूं। पहले मैं देखिए, बीजेपी लगातार झामुमो पर और कांग्रेस पर हमले कर रही है। तो बड़े मजेदार हमले हैं। उनका काम है सर, हर पार्टी दूसरी पार्टी पर हमले करती है, मुसलमानों का डर दिखा रही है, और साथ में भ्रष्टाचारी भी कह रही है।
आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह बोले, कांग्रेस जेएमएम सरकार पूरे देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, इसे बदलने की जरूरत है। अगर इस भ्रष्टाचार को रोकना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंके। तो सर किसकी सरकार लाएं, A1 की या A2 की? ये खैर कोई नहीं बताएगा। जिन लोगों ने आपका पैसा चुराया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल। वो कांग्रेस नेता धीरज साहू की बात करते हैं सर, उनके छापेमारी में। धीरज साहू के यहाँ कब छापा पड़ा था आप जानते हैं, और ठीक है, उनका आज क्या स्टेटस है? वो छापा पड़ा था, उसमें कुछ प्रूफ भी हुआ या वो अपना व्यापार वैसे ही कर रहे हैं जैसे कर रहे थे? फिर धीरज साहू का नाम कहाँ से आता है? ये छापेमारी का पुराना किस्सा सुना रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं राहुल बाबा मुसलमानों को देना चाहते हैं आदिवासियों का आरक्षण। तो सर ये जो है आदिवासियों को डराने का काम, ये सभी भाजपा नेता कर रहे हैं। शिवराज कह रहे हैं भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। बात वही है, विदेशी घुसपैठिए झारखंड के लिए गंभीर खतरा है और पूरा फोकस उनका जो है वो एक ही जगह पर है आकर। ये देश हमारा है, हमारी जमीन, पानी, जंगल, नदियां, पहाड़ और खेत हम किसी और को नहीं लेने देंगे, नहीं बसने देंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यादव साहब, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने रांची को कराची बना दिया है। सर ये सब क्या हो रहा है? देखिए मुझे हंसी इसलिए आ रही, मैं 40 सालों से रांची में हूँ। मुझे तो 40 साल पहले जो रांची लगता था वो 40 साल में सिर्फ इतना अंतर आया कि कुछ गाड़ियां बढ़ गई हैं, कुछ भीड़ बढ़ गई है राजधानी बनने के बाद। इसके अलावा तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो बात वो लोग कह रहे हैं कि यह जमीन हमारी है, इस पर हम 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे, तो बात तो सही है। तो ये पूछिए ना देश के गृह मंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से, जो झारखंड भी आ चुके हैं, कि भाई बांग्लादेश से अगर घुसपैठ हो रही है तो ये घुसपैठ कहां से हो रही है? झारखंड की कोई सीमा तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहीं भी नहीं है। झारखंड की सीमा है पश्चिम बंगाल के पास, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से लगती है। और इन 5 राज्यों में सिर्फ इसको अगर छोड़ दिया जाए पश्चिम बंगाल को, तो सब जगह तो इनकी सरकार है। तो ये फिर घुसपैठ कहां से हो रही है? और अगर यह घुसपैठ है तो 2000 में झारखंड बना, 2019 तक झारखंड ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2-3 साल छोड़कर शासन कर चुकी थी। उस दौरान ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्या सिर्फ 5 साल में इतनी बड़ी घुसपैठ हो गई कि झारखंड का पूरा समीकरण बदल गया है? ये हंसने वाली बात। झारखंड में जो लोग भी हैं, झारखंड को जो लोग लंबे समय से जानते हैं, जो लोगों ने झारखंड में के सांस्कृतिक संस्कृति के साथ जो रचे बसे लोग हैं, उनके लिए ये बहुत हास्यास्पद मुद्दा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आ रहे हैं वो अपने राज्य में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश किस मानदंड पर नंबर 1 है भारत में? कहां है? उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सबसे बड़ा शिक्षा माफिया का घोटाला तो वहीं इसी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हुआ था ना, व्यापम। उसका क्या हुआ? ये धीरज साहू का सवाल उठा रहे हैं। धीरज साहू एक व्यापारी हैं जो शराब का व्यापार करते हैं। छत्तीसगढ़ में उनका व्यापार ज्यादातर चलता है। वो व्यापार आज भी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कैसे चल रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? उनका यहाँ जो 300 करोड़ रुपये पकड़े गए थे, मेरी सूचना के अनुसार वो सारे रुपये में से अधिकांश रुपये लौटा दिए गए हैं, क्योंकि उसका कोई प्रूफ, इन्होंने प्रूफ दिया और वो प्रूफ सही पाए गए। लेकिन जो 4000 करोड़ का सजा याफ्ता भ्रष्टाचार में लिप्त नेता है मधु कोड़ा, वो उसको तो अपनी पार्टी में बड़ा दमखम के साथ इन्होंने बड़े ही उत्साह और जोशो खरोश के साथ शामिल किया। वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? जो हेमंत बिश्व शर्मा झारखंड में चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पहले क्या छाप चुकी है? किस ढंग से वो पंफलेट छापती थी, किस ढंग से फोल्डर छापती थी और क्या आरोप लगाती थी जब तक वो कांग्रेस में थे? तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बोलने का कोई अधिकार है भी क्या? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का हिसाब आज तक क्यों नहीं दिया जा रहा? इसके अलावे जो बुच हैं, वो सेबी की अध्यक्ष बनी हुई हैं, उन पर जो आरोप है उसका कौन बचाव कर रहा है? आखिर वो
लोक लेखा समिति के समक्ष क्यों उपस्थित नहीं हो पाई, कौन रोका उनको उपस्थित होने से? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत पाक साफ पार्टी नहीं है, उसके बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिसको स्थानीय जनता पहचानती है कि वो कितने भ्रष्ट हैं और कितने अच्छे हैं और कितने क्या। सभी दलों में जिस ढंग की गाड़ियां घूमती हैं, जिस ढंग से पैसे खर्च किए जा रहे हैं। आज एक फोटो वायरल हुआ है जिसमें चंपई सोरेन का बेटा मिठाई के साथ रुपया लोगों को बांट रहा है। वो रुपया कहां से आया, वो रुपया किस ईमानदारी का है? ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए जिसने घाटशिला से उस लड़के को टिकट दिया। तो ये बातें बोलना एक बात है, लोग सुनते हैं और हंसते हैं। झारखंड बड़ा खूबसूरत प्रदेश है, प्राकृतिक रूप से भी खूबसूरत है, वहां के लोग बड़े सीधे साधे और अच्छे लोग हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बाहर से आके झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि झारखंडी जनता उनकी बातों में आकर बेवकूफ बन जाएगी तो वो भूल कर रहे हैं। और हमारे एक दर्शक हैं, साथी हैं, सुरेश किसकू, वो कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा की पत्नी, मधु कोड़ा की पत्नी और चंपई सोरेन चुनाव हार रहे हैं। बात तो सही किसकू जी लिख रहे हैं, तो किसकू हैं, झारखंड के ही होंगे मेरे ख्याल से किसकू जी, तो ठीक ही लिख रहे हैं, उनकी सूचना गलत नहीं है। इसमें तो कोई बाबूलाल मरांडी तो शायद चुनाव हार ही जाएंगे, अर्जुन मुंडा की पत्नी का और मधु कोड़ा की पत्नी और चंपई सोरेन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जीतने का, क्योंकि कोल्हान की जनता ने यह फैसला ले लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर वोट करेगा।